Hi everyone, how are you all? I hope you're fine. Myself Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, today we'll be learning some idioms and phrases written on the whiteboard. यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके सीखेंगे आज, ठीक है? As such, there are many idioms and phrases in the English which are spoken a lot. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं और जो बार बार रेपिटेडली बोलते रहते हैं, तो उन्हीं में से कुछ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जो यूजफुल भी हैं, जिनको आप बोलने की कोशिश भी करिएगा। तो पहले इनको सीख लेते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं सेंटेंस फ्रेम कर करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन पहले वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू गिव एन इंच एंड टेक अ माइल। यानी किसी को आपने उंगली दी और उसने पौछा ही पकड़ लिया, यानी आपने थोड़ा सा दिया और वो तो सर पे ही आके बैठ गया आपके। कुछ ऐसे समझ लीजिए, यू वेंट टू द बैंक, आप बैंक गए और वहां पर एक व्यक्ति मिलता है, आपसे कहता है जरा पेन दे दीजिए भाई साहब, कुड यू गेट मी अ पेन? आपने कहा ऑफ कोर्स, ये लीजिए। फिर उसके बाद बोलता है एक पेपर और दे दीजिए, तो आपने पेपर भी निकाल के दे दिया उसको, हियर यू आर। उसके बाद बोलता है भाई साहब एप्लीकेशन लिख दीजिए जरा, तो आपने कहा भाई साहब मैंने आपको पेन दे दिया, मैंने आपको पेपर दे दिया, अब एप्लीकेशन भी मैं ही लिखूं, कल को आप कहेंगे कि एप्लीकेशन जमा भी कर दीजिए, तो इतना नहीं कर सकता। आप बाकी का काम अपने आप करिए, मैंने आपको उंगली पकड़ा है, आपने तो मेरा पौछा ही पकड़ लिया। तो ऐसे में बोलते हैं आई गेव हिम एन इंच, यानी मैंने तो उसे बस इतना सा दिया और उसने तो क्या कर लिया, ही टुक अ माइल ऑफ इट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? किसी को भी आप ऐसा थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी सी मदद करते हैं और मदद करने के बाद जब वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है, बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है उसकी, तब ऐसे में सेंटेंस बोलते हैं गिव एन इंच एंड टेक अ माइल ऑफ इट। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए आगे देखते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं छुपा हुआ आशीर्वाद। बट आप इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि हिंदी से कुछ नहीं होने वाला, समझते हैं तो सिचुएशन पे अच्छे से यूज हो जाता है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज प्यारे बच्चों क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि किसी व्यक्ति ने, हुआ क्या सच में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने या किसी भी ऐसी सिचुएशन ने आपकी हानि करना चाहिए, ठीक है, आपका नेगेटिव सोचा और उस नेगेटिव की वजह से आपका पॉजिटिव हो गया, तो उसको बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बात समझ में आई आपको? नहीं आई समझ में? तो और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए होता है क्या है, डिसगाइज का मतलब क्या होता है। यू मस्ट हैव वॉच्ड धूम 2, आपने धूम 2 देखी होगी। उसमें ऋतिक रोशन जो होता है, ही वॉज द मास्टर ऑफ डिसगाइज। मास्टर ऑफ डिसगाइज मतलब वो एक्चुअल में तो कुछ और होता है, लेकिन वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी वेशभूषा बदल जाती है। ऐसे ही हमारे साथ होता है कभी कभी कि हमें कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है, लेकिन होता यह है कि वो नेगेटिविटी के लिए हमारे ऊपर वो आशीर्वाद दे रहा था, मतलब हमें कर्ज कर रहा था, हमारा नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन हुआ क्या, हमारे साथ तो उल्टा ही हो गया, हमारा एक पॉजिटिव निकल आया। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको कभी कभी पिटाई लगा देते हैं, कभी कभी वो हार्ड वर्ड्स यूज कर देते हैं आपके लिए, कभी कभी वो डांट भी देते हैं, लेकिन उनकी डांट पिटाई और वो हार्ड वर्ड्स होते हैं जितने भी, उनकी वजह से ही आप आगे जाके कुछ बन पाते हैं। ये है कि नहीं फैक्ट? उसी वजह से आप आगे जाके कुछ बन पाते हैं। अगर वो आपको खुली छूट दे दे, कुछ भी ना कहे, पुचकारते रहें, तो शायद आप बिगड़ जाएं, यू विल बी पैम्पर्ड। तो ऐसी कंडीशन में आपको वो बुरा लगता है बहुत ज्यादा, वो ऐसा लगता है कि ये बहुत नेगेटिव था मेरे साथ में, कि मेरे को डांटा या मेरी इंसल्ट कर दी या फिर मुझे मेरी पिटाई कर दी या मेरे से ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, लेकिन उन्हीं सब वजहों से, उन्हीं सब चीजों से आपका भला हो गया, आप एक अच्छे व्यक्ति बन गए, एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए। तो वो जो डांट थी, पिटाई थी, या जो भी कुछ नेगेटिविटी आपके साथ आपको लग रही थी हो रही है, वो सब क्या थी? इट वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या थी प्यारे बच्चों? इट वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं कोरोना वायरस, पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये अभी अभी मैंने कल ही देखा, मोदी जी केम ऑन द टेलीविजन और प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक अवसर है। कैसे अवसर है? अगर आप उनके लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, उनके प्रेजेंटेशन ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है कि हम प्रोडक्टिविटी यहीं पर ही करें, इंडिया के अंदर। और प्रोडक्टिविटी यहाँ करने की वजह से यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा यहीं की यहीं रहेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर की करेंसी यहाँ आएगी, एक तरीके से फायदे ही फायदा है। तो कुल मिला के कुछ लोग सोच तो रहे हैं कि कोरोना हुआ, ये हुआ, लेकिन आप अगर इसमें देखें तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यानी एक छुपा हुआ आशीर्वाद था, हमें कितनी सारी चीजें मिल गई, परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया, आराम मिल गया, और
ये सोचने को मिल गया कि ऐसी आपदाएं आ सकती हैं, ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो इसमें हम कैसे अपने आप को सुधार सकें, किस तरीके से अच्छे रख सकें। तो एक तरीके से नेगेटिव की तरह आप उसे मत लीजिए, टेक इट एज अ पॉजिटिव। हुआ तो वो हमारी नेगेटिविटी के लिए, बहुत सारे लोगों की दुखद जान भी गई है, ठीक है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन जो बचे हुए हैं वो इसको एज अ पॉजिटिविटी ले सकते हैं कि हाँ, किसी ने हमारे नेगेटिव के बारे में सोचा, लेकिन इससे फायदा ही होगा हमें आगे जाके। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लोग साफ सफाई के बारे में सोचने लगे हैं, पर्यावरण कितना अच्छा हो गया है, ठीक है, मेड इन इंडिया की बात यहाँ पर चर्चे में हो गई है। तो कुल मिला के क्या हो गया, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छुपा हुआ आशीर्वाद था, ठीक है। एक दांत दर्द कर रहा था, तो बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे थे, निकल नहीं रहा था, तो आपका एक दुश्मन था जो आया और वो आपको मारने के लिए आया, उसने दिया घूसा मिला के, तो आपका दांत एक ही बार में निकल आया। आपने उसे कहा थैंक यू, बहुत दिन से दर्द कर रहा था और ये आपने एक ही बार में निकाल दिया, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी निकालने की। तो उसने तो आपके बुरे के लिए किया, लेकिन आपका अच्छा हो गया। जो चीज आपको पेन दे रही थी वो एक ही बार में उसका पेन खत्म हो गया, यानी वो निकल आया बाहर और आप एकदम नॉर्मल हो गए। तो वो उसका घूसा पड़ा वो क्या था आपके लिए, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोई भी चीज जो आपकी नेगेटिविटी के लिए की जाए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए तो वो हो जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए आगे चलते हैं। कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर कोच। इसका मतलब उतने ही पैर पसारिए जितनी चादर होती है। जैसे फिर से हम देखते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की कंडीशन में कुछ लोग घर पे तो आ गए हैं, लेकिन भाई वो इतना अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, घर में डिशेस बन रही हैं और ये खर्चा वो खर्चा जमाने भर का, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं आगे जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तो इसलिए हमें उतनी ही चादर लेनी चाहिए जितने हमारे पैर हों, ठीक है, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। कुल मिला के हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए, जितनी हमारी जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कोट। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसको समझने के लिए मैं ऊपर के तीनों हटा देता हूँ, बड़ी मजेदार होती है। देखिए क्या होता है कि जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, कि मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं जॉब से पहले, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर्स कहते हैं एक्सपीरियंस है, तो आप कहते हैं नहीं है, उसी के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा एक्सपीरियंस लेके आओ जब जॉब देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जॉब करने से। और वो कह रहे हैं जॉब कहाँ से मिलेगी, एक्सपीरियंस से। तो भाई पहले मैं एक्सपीरियंस लेके आऊं या पहले जॉब प्राप्त करूं। यानी जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको, और एक्सपीरियंस चाहिए तो जॉब करनी पड़ेगी। तो करूं क्या मैं। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। ऐसे ही हमारे एक बॉस थे, वो इस तरीके से बोलते थे कि अगर आपको अपना घर सही चलाना है, अच्छे तरीके से शांति भरा माहौल रखना है और ठीक तरीके से रन करनी है अपनी फैमिली, तो प्रोफेशनली अच्छे से वर्क करो, यानी वर्क प्लेस पे अच्छे से काम करो, जिससे कि अर्निंग हो तो आपका घर सही से चलेगा। और हम कहते हैं कि अगर घर सही से चलेगा, घर में शांति रहेगी, तो हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा और हम वर्क प्लेस पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अब क्या करें, घर को पहले अच्छा करें, मतलब हमें इतनी सैलरी दो, हमें इतना पैसा दो जिससे कि हमारा घर जो है वो ठीक ठाक रहे, हम लग्जरीज हमारे पास में हो। उसके बाद फिर हम एकदम फ्री होके काम कर सके और एनर्जी के साथ काम कर सकें। या फिर पहले काम कर ले खूब सारा, उसके बाद में फिर अपने घर को ठीक करें। तो क्या करें समझ में नहीं आता। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, क्योंकि ए होगा तभी बी पूरा होगा, और बी पूरा होने के लिए ए का पूरा होना बहुत जरूरी है, और ए का पूरा होने के लिए बी का होना बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं हम कैच 22 सिचुएशन, ठीक है। ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, ठीक है, क्या बोलना सीखना है, इंग्लिश बोलना। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। यानी आप इंग्लिश बोलोगे, इफ यू स्पीक इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप लर्न कर लोगे, ठीक है। यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लर्न टू स्पीक, ठीक है। यानी इंग्लिश बोलोगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। फिर आपने कहा नहीं पहले हमें सिखाओ भाई, पहले आप सिखाओगे जब हम बोलेंगे। तो मैंने कहा नहीं, जब आप बोलोगे तब आप सीख जाओगे। कुल मिला के बात ये हो रही थी कि मैंने कहा आप बोलने लग जाओ, जैसे हिंदी आपने क्या करा, बोलने लगे, वो बोलते बोलते आ गई। तो वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लिश भी आ जाए आपको, आप बोलना शुरू कर दो, आ जाएगी। लेकिन आपने कहा नहीं, पहले आप सिखाओ फिर हम बोलना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करें, पहले पहले बोलना स्टार्ट करें उसके बाद सीख जाएंगे धीरे धीरे, या पहले सीख जाएं फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करेंगे। तो ये कैसी सिचुएशन है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यानी ऐसी सिचुएशन, एक बार और मैं बता देता हूं, आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं पहले अंडा आया
कि मुर्गी आई, कौन पहले आया? तो किसी ने कहा अंडा आया, तो उसने कहा अंडा तो मुर्गी में से निकलता है। फिर उसने कहा मुर्गी आई, तो मुर्गी तो अंडे में से ही निकलती है। तो भाई कौन आया पहले? यानी ये जब भी पूरा होगा, यानी ए के बिना बी पूरा नहीं हो सकता, और बी जब भी पूरा होगा जब ए पूरा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। बात क्लियर हो गई यहां तक? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों को, जिसके डिसीजंस को बदल पाना, जिसकी मंशा को बदल पाना बड़ा ही मुश्किल हो। जिसने कुछ करने के लिए अगर सोच लिया है कि मैंने ठान लिया है मुझे ये काम करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फिर आप उसे हिला नहीं सकते, उसे आप झुका नहीं सकते, उसे आप पीछे नहीं कर सकते। वो जो चाहता है वो करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चले जाए। जैसे आपने मूवी देखी होगी गदर, पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान, सनी देओल पाकिस्तान जाने के बाद वहां पर हैंडपंप उखाड़ दिया, रिक्शा चला दिया, और भाई ट्रेन तक चला दी, एक आवाज में इतने लोगों को भगा दिया, और जाने क्या क्या नहीं कर दिया उसने वहां पर, अकेले पूरा पाकिस्तान हिला के आ गया। तो वो कैसा था सनी देओल? लेकिन सकीना भाभी को जरूर लेके आया वापस। ही इज हार्ड नॉट टू क्रैक। जोक्स अपार्ट, ये बस एक एग्जांपल है, आप समझ के रखिए। जैसे आप लोगों ने बच्चों सोच रखा है कि हमें एग्जाम में इस बार इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो भले ही लाइट चले जाए, जब भी आप मोमबत्ती लेके, कैंडल्स लेके उसे जला के पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई भी समस्या आ जाए, दोस्तों को आपने अलग कर दिया है और पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, इट मीन्स आपने अब डिसाइड कर लिया आप कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बार इतने परसेंटेज ला के दिखाऊंगा, सरकारी नौकरी लगा के ही दिखाऊंगा। और आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप मानोगे नहीं, पीछे हटोगे नहीं, झुकोगे नहीं। इट मीन्स यू आर हार्ड टू क्रैक, यानी आपको समझाना तो लोहे के चने चबाना जैसा हो गया है अब। ठीक है, सो ही इज हार्ड टू क्रैक। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है ना? कुछ होते हैं ना जो लव मैरिज के बारे में सोच लेते हैं, तो उन्हें यही दिखता है कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, तो फिर वो तो किसी की भी नहीं सुनते, पेरेंट्स की नहीं सुनते, दादा दादी दोस्तों किसी की नहीं सुनते, तो कैसे हो जाते हैं? हार्ड टू क्रैक, यानी इन्हें समझाना लोहे के चने चबाना। आगे देखिए क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सारे फसाद की जड़। जैसे इंडिया पाकिस्तान क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते रहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलेंगे? कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन। अभी आजकल आप देखते हैं कि अमेरिका और चीन में थोड़ा सा, बोलते हैं ना, शीत युद्ध होता रहता है, कोल्ड वॉर चलती रहती है, यानी शब्दों से वॉर चलता रहता है उनके बीच में। तो क्या हो रहा है? कोरोना, ठीक है, जो कोरोना बीमारी है वो फसाद की जड़ बनी हुई है। कोरोना नहीं होता तो सब नॉर्मल चलता रहता। ठीक है, सो कोरोना इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बीजेपी कांग्रेस क्यों लड़ते हैं कुर्सी के पीछे? द चेयर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई भी फसाद की जड़ है। अब एक आम आया घर में, बहुत बड़ा सा आम था, उसके पीछे दो भाई बहन लड़ पड़े आपस में, तो क्या बन जाएगा? दैट मैंगो इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेक है वाइल इट इज सनशाइन। इसका मतलब होता है अवसर को ना चूकना। मतलब कोई अवसर मिला है, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो तुरंत उसको ग्रैब कर लेना। ठीक है, मौके बार बार नहीं आते, ऐसा कहा जाता है, बहुत कम मौके मिलते हैं, तो मौकों को आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए, और उनको मिस नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसे हम बोलते हैं मेक है वाइल इट इज सनशाइन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी धूप पूरे टाइम नहीं निकलती है, पता है ना आपको? ऐसा भी नहीं है 12 महीने आप देखेंगे कि एक एक दिन धूप निकली है। जरूर कोई ना कोई दिन या मौसम ऐसे आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा महीना जरूर मिल जाएगा इसमें बहुत टाइम तक धूप नहीं निकल रही है। सर्दियों में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, इसलिए जब धूप निकले तो उसका फायदा उठा लो। ठीक है, मेक है वाइल इट इज सनशाइन। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपको पता ही होगा, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें इलाज से अच्छा है, इलाज कराने जाओगे, क्वारंटीन करेंगे, आइसोलेट करेंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे बढ़िया प्रिवेंशन रखो, हाथों को बार बार धोते रहो, जो जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते रहिए, तो वहां तक नौबत ही नहीं आएगी कि आपको इलाज लेना पड़े, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती है। इन स्पाइट ऑफ पूरा एक ईडियम ही होता है एक तरीके से, और या फिर आप बोल सकते हैं डेस्पाइट। तो इसका मतलब होता है इसके बावजूद। क्या होता है? इसके बावजूद। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोल के बताया, तो मेहनत करने के बावजूद मुझे सफलता हासिल नहीं हुई, तो कैसे बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई कुड नॉट गेट सक्सेस। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई कुड गेट सक्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी मेहनत की उसके बावजूद भी,
ऐसे कहते हैं ना, मेहनत करो सफलता मिलती है, लेकिन मैंने तो ऐसा किया फिर भी ये चीज नहीं मिल पाई मुझे, तो वहां पर आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे, समय से आने के बावजूद मेरे टीचर ने मुझे पनिश कर दिया। इन स्पाइट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, इन स्पाइट ऑफ के बाद देखिए प्रपोजिशन है, इसका रूल मैं आपको बता चुका हूँ। प्रपोजिशन के बाद वर्क में आईएनजी लगा दीजिए या नो वर्क रख दीजिए, ठीक है, तो आपको रूल पता ही है। सो इन स्पाइट ऑफ कमिंग ऑन टाइम माई टीचर पनिश्ड मी, ठीक है। पनिश करने के बावजूद वो उसने अपने आप को नहीं सुधारा। इन स्पाइट ऑफ पनिशिंग ही डिड नॉट मैंड हिमसेल्फ, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट? पेन होने के बावजूद तुम नहीं लिख रहे हो, तुम्हारे पास पेन है फिर भी नहीं लिख रहे हो तुम। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन यू आर नॉट राइटिंग, इस तरीके से बोला जाता है। याद करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मेमोराइजिंग, उसने बोलने की कोशिश नहीं की, मतलब उसने याद तो कर लिया, जैसे टेबल याद कर ली थी या कुछ भी उसको दिया गया उसने याद तो कर लिया और याद था उसको, मेमोराइज हो गया था, लेकिन फिर भी उसने जब मौका मिला बोलने का तो उसने बोला नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो वेस्टेज हो गया ना। इन स्पाइट ऑफ मेमोराइजिंग ही डिड नॉट ट्राई टू स्पीक, ठीक है, क्लियर हो गया। मेरी कोशिशों के बावजूद, अब डेस्पाइट से भी बोल के देख लेते हैं। डेस्पाइट माई ऑल एफर्ट्स, यानी मेरे सारे प्रयासों के बावजूद, डेस्पाइट माई ऑल एफर्ट्स आई लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं फिर यहां से, देखिए इंस्टेड ऑफ, कुछ लोग इसे इंस्टीड ऑफ बोलते हैं, बट प्यारे बच्चों उसके सही उच्चारण क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, यहां लिख देता हूं बड़ा बड़ा, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। अब ये है ना, ये और ये दोनों लगभग एक जैसे से लगते हैं, बस इतना फर्क होता है किसी चीज या किसी काम के बदले, तो वहां पर आप लगा देंगे, मतलब इन दोनों का मतलब इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह, तो किसी काम और किसी चीज की जगह की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ, और किसी इंसान की जगह अगर कोई व्यक्ति घुसता है या करता है या फिर बोलता है तो वहां पर ऑन द बिहाफ ऑफ लगा देते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पीना चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक एक चीज हो गई, जूस एक चीज हो गई, यहाँ इंसान नहीं है, ठीक है, तो यू शुड टेक जूस इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। आपको टी शर्ट्स की जगह शर्ट्स पहननी चाहिए, यू शुड वियर शर्ट्स इंस्टेड ऑफ टी शर्ट्स, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज की जगह या किसी काम की जगह ये काम करना चाहिए, किसी चीज की जगह ये चीज करनी चाहिए, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ लगा देते हैं। और यहाँ पर किसी इंसान की जगह दूसरे इंसान ने काम करा है तो ऑन द बिहाफ ऑफ, या ऑन हिज बिहाफ, ऑन हर बिहाफ, ऐसे भी हो जाता है। जैसे जो एक सब्जेक्ट है एसएसटी, तो एसएसटी सब्जेक्ट के टीचर मान लीजिए हैं कोई एसएस तोमर सर, कोई तोमर सर है, वो एसएसटी पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से वो जो एसएस तोमर सर हैं वो एंड्रॉयड फोन को यूज करना नहीं जानते, तो ऑनलाइन क्लासेस में उसको यूज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो ही डजंट नो हाउ टू ऑपरेट एंड्रॉयड फोन, तो उनकी जगह पर एक दुष्यंत सर हैं, वो एसएसटी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। सो दुष्यंत सर इज टेकिंग एसएसटी क्लासेस ऑन द बिहाफ ऑफ एसएस तोमर सर, क्लियर हो गया। तो इंसान की जगह दूसरा इंसान कोई काम करने आ रहा है तो ऑन द बिहाफ ऑफ, और चीज की जगह कोई दूसरी चीज हो रही है तो इंस्टेड ऑफ, बात क्लियर हो गई। जैसे काजोल ने अवार्ड रिसीव किया अजय देवगन की जगह, तो अजय देवगन बिजी थे या आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए काजोल उनकी वाइफ आई और उन्होंने अवार्ड रिसीव कर लिया। सो काजोल received the award on the behalf of her husband Mr. अजय देवगन, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत ऑन द बिहाफ ऑफ और इसमें इंस्टेड ऑफ? इसके और एग्जांपल आप अपने आप करते रहिएगा, जैसे आपको पेन की जगह पेंसिल यूज करनी चाहिए, यू शुड यूज पेंसिल इंस्टेड ऑफ पेन, ठीक है। आपको बाइक की जगह कार खरीद लेनी चाहिए थी, पास्ट में बोलेंगे यू शुड हैव बॉट द कार इंस्टेड ऑफ बाइक, बाइक खरीदी इतनी महंगी 1-1.5 लाख की, और थोड़े पैसे मिला के छोटी सी कार ही ले लेते, ऐसे बोला जाता है ना। मैं यार पानी की जगह शराब पी गया, वोट का पानी जैसे ही लगा बेहोश हो गया, आई टुक वोट का इंस्टेड ऑफ वाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी, इंस्टेड ऑफ वाटर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है, आई टुक वाटर, आई टुक वोट का इंस्टेड ऑफ वाटर, कैसे हो जाएगा सेंटेंस, आई टुक वोट का इंस्टेड ऑफ वाटर, यानी जिसकी जगह होता है उसको हम लास्ट में रख देते हैं, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया इसकी जगह पर, बात क्लियर हो गई यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। आपको चाय की जगह कॉफी लेनी चाहिए, यू शुड टेक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, इंसिस्ट ऑन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसिस्ट ऑन क्या होता है, जब आप किसी को प्रेशराइज करते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं आप, प्रेशराइज, ठीक है, बड़े प्यार से। प्रेशराइज तो एक तरीके से दबाव डालना हो जाता है किसी पे, लेकिन आप दबाव भी बड़े प्यार से डाल रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे इंसिस्ट ऑन। और ये लैंग्वेज में अक्सर हम करते ही रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। जैसे हम बोलते नहीं है, अरे भैया नहीं है, जरा चल ले यार मेरे साथ में, जरा चौराहे तक ही जाना है यार, सामान लेके आना है, चल ले जरा। तो वो कहता नहीं यार मेरे को, मैं नहीं जा रहा, अरे यार चल ले फिर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी बहुत प्यार से उसको किसी काम को करने के लिए बार बार कह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाता है, इंसिस्ट ऑन। जैसे मेरे पापा मुझे इंसिस्ट करते हैं जॉब करने के लिए, माई फादर। अब एस और यस लगेंगे, तो एस और यस लगने के लिए आपको बस इतना उच्चारण देना है इसका, ठीक है। माई फादर इंसिस्ट ऑन मी डूइंग जॉब, ठीक है। मेरे पापा मुझे इंसिस्ट करते हैं जॉब करने के लिए, माई फादर इंसिस्ट ऑन मी डूइंग जॉब। मैंने उन्हें इंसिस्ट किया था इंग्लिश सीखने के लिए, आई इंसिस्टेड ऑन हिम स्पीकिंग इंग्लिश, आई इंसिस्टेड ऑन हिम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा मेरी वीडियोस को बार बार देखने के लिए, आई इंसिस्ट ऑन यू वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड अगेन। मुझे इंसिस्ट मत करो यहां बैठने के लिए, ठीक है। डोंट इंसिस्ट ऑन मी सिटिंग हियर। आप मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे हो पे करने के लिए, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे हो, वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन मी पेइंग द बिल। कौन आपको इंसिस्ट करता है, कौन आपको इंसिस्ट करता है स्मोक करने के लिए, हु इंसिस्ट ऑन यू स्मोकिंग। किसने इंसिस्ट किया था आपको लड़ने के लिए, हु इंसिस्टेड ऑन यू फाइटिंग, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इंसिस्ट मतलब किसी को प्रेशराइज करना, लेकिन प्यार से। सीधे दबाव डाल ले तो प्रेशराइज वर्ड यूज कर देना, ही इज प्रेशराइजिंग मी, यानी मुझ पे दबाव डाल रहा है, लेकिन दबाव भी डाल रहा है ऐसे कि आप कहीं ना कहीं मान जाए, एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, आई इंसिस्ट ऑन यू स्टडिंग। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा इंग्लिश बोलने के लिए, आई इंसिस्ट ऑन यू स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंसिस्ट मत करो टीवी देखने के लिए, डोंट इंसिस्ट ऑन मी वॉचिंग टीवी, क्योंकि मेरी आंखें वीक हैं, बिकॉज माई आईज आर वीक। बात क्लियर हो गई अब तक आपको। तो आज प्यारे बच्चों हमने कुछ इडियम्स कर ली, फ्रेजेस भी कर ली, और उसके साथ साथ ऐसे वर्ड्स भी सीख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करिए, लैंग्वेज में इसको यूज करिए, बोलिए खूब जितना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।